हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। 1000 प्लस की एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट किया है हम लोग ने। 16 नंबर तक तो हमारा पार्ट फर्स्ट था। अब 17 नंबर से हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट हुआ है। पार्ट सेकंड में हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन से। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, रॉड लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन नंबर बी क्यूपोला फर्नेस, ऑप्शन नंबर सी पुडलिंग फर्नेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो इधर जो बात करी गई है, यहाँ बात की गई है रॉड लोहा मतलब रॉड आयरन की बात करी गई है, और रॉड आयरन किस में बनाया जाता है वो हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुडलिंग फर्नेस। रॉड आयरन बनाया जाता है हमारा पुडलिंग फर्नेस में। रॉट आयरन मतलब पिटवा लोहा। अगर हम बात करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में क्या बनाया जाता है, तो ब्लास्ट फर्नेस में हमारा बनाया जाता है पिग आयरन। क्या बनाया जाता है? पिग आयरन हमारा बनाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। क्यूपोला की बात करो, क्यूपोला फर्नेस में हमको क्या बनाया जाता है? क्यूपोला फर्नेस में हमारा बनाया जाता है कास्ट आयरन। पुडलिंग में आपको पता ही चल गया है क्या बनाया जाता है, रॉट आयरन। और इलेक्ट्रिक आर्क की भट्टी की बात करोगे तो इसमें बनाया जाता है स्टील। क्या बनाया जाता है? स्टील। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी गैलेना, ऑप्शन नंबर सी कैलेमाइन, या फिर ऑप्शन नंबर डी केस्टेराइट। इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ जो बात किया गया है, हमको क्या निकालना है? अयस्क निकालना है जस्ता। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का हम प्रयोग करते हैं, ये पूछा गया है। तो जस्ते के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हमेशा ऑप्शन नंबर सी कैलेमाइन। कैलेमाइन से ही हमको जस्ता प्राप्त होता है। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या बोला गया है। 48 में बोला गया है, किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए स्टील रूल, ऑप्शन नंबर बी फीलर गेज, ऑप्शन नंबर सी डेप्थ गेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ बात किया गया है किसकी? आंतरिक क्लियरेंस। हमको क्लियरेंस की जांच करनी है, और जहाँ भी हमको क्लियरेंस की जांच करने की बात आएगी तो इसका राइट आंसर होगा फिलर गेज। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, फिलर गेज। फिलर गेज कैसा होता है हम लोग चलिए देख लेते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे होगे, ये किसका डायग्राम है? ये एक फिलर गेज का डायग्राम है। यहाँ देखिए अलग अलग साइज की सभी पत्तियाँ हैं। यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं, यहाँ पे ये है 0.3, 0.4, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, ऐसा करते करते 2 तक यहाँ पे हमारी ये जो पत्तियाँ, ये मतलब क्या है कि इसकी अलग अलग मोटाइयों में ये होती हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो एक तो इसका नाम क्या है? फिलर गेज है। इसका एक अलग नाम भी है जिसे बोला जाता है थिकनेस गेज। क्या बोला जाता है? थिकनेस गेज। फिलर गेज या थिकनेस गेज की जब भी बात होगी तो इसी के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हमको दो पार्ट्स के मध्य गैप चेक करना हो। क्या चेक करना हो? जहाँ पे दो पार्ट्स के मध्य हमको गैप चेक करना होता है, वहाँ पे हम लोग फिलर गेज का उपयोग करते हैं। अब ये जो होता है, पत्तियाँ जो होती हैं अलग अलग मोटाई की पत्तियाँ होती हैं, और पत्तियाँ जो ये सब होती हैं, इन पत्तियों को ही उन दो मेटल्स के बीच में प्रवेश कराकर मोटाई चेक की जाती है, या गैप चेक किया जाता है कितना गैप है। मतलब ये घिसेगी भी। अब इनको घिसने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? हार्ड और टेम्पर किया जाता है। क्या किया जाता है? हार्डनिंग एंड टेम्परिंग प्रोसेस इन पत्तियों पर किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है? एक होल्डर, ये जो होल्डर है इसमें लगाकर एक स्क्रू की सहायता से इसको टाइट कर दिया जाता है, आपस में फिक्स कर दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे जो इन पत्तियों की चौड़ाई की, ये जो चौड़ाई है इनकी, ये चौड़ाई आपकी कितनी है? ये जो पत्तियां हैं इनकी चौड़ाई कितनी है? तो इनकी चौड़ाई होती है 12 मिलीमीटर चौड़ाई में होती हैं। और लंबाई की बात करेंगे, ये टोटल कितनी लंबाई होती है ये लंबाई? तो इनकी लंबाई होती है 75 मिलीमीटर से लेकर 300
मिलीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 75 से 300 मिलीमीटर की इसकी लंबाई में होती है और ये हमेशा 4 सेट में पाए जाते हैं। 4 सेट में। फीलर गेज कितने सेट में पाए जाते हैं? 4 सेट में पाए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको डायग्राम से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या था? डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? फिलर गेज होता है। अदर नेम इसका क्या है? थिकनेस गेज। क्या नाम है? थिकनेस गेज। चलिए चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन में एक डायग्राम दे दिया गया है और इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि x के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये पूछा गया है, x का पूछा गया है कि s के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कॉलर, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर हेड, ऑप्शन नंबर सी फिंगर्स या फिर ऑप्शन नंबर डी बॉडी। तो पहली बात हमको ये इसमें देखना है कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है किस चीज़ का डायग्राम। पहली बात यहाँ ये जो डायग्राम है ये है टैप एक्सट्रैक्टर। टैप एक्सट्रैक्टर का ये डायग्राम है। टैप एक्सट्रैक्टर क्या होता है? जब भी टैप टूट जाता है होल के अंदर तो उसको निकालने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हो आप, टैप टूट गया है। 4 जगहें आपको खाली खाली यहाँ दिख रही हैं। उसमें ये क्या होता है? ये जो एक्स क्या है, ये जो एक्स होता है यही इसमें फंसा कर और टैप को घुमाकर एंटी क्लॉक घुमाकर इसको बाहर निकाला जाता है। तो ये क्या है? टैप एक्सट्रैक्टर है। और जो एक्स की बात यहाँ पे कर रहा है ये एक्स क्या है? यहाँ पे एक्स जो है फिंगर्स है। क्या है? फिंगर। तो इसको क्या बोला जाता है? फिंगर्स बोला जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्मे थ्रेड का कोण क्या होता है। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 66 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 29 डिग्री या फिर ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 29 डिग्री। एक्मे थ्रेड कितनी होती है? 29 डिग्री का इसमें एंगल होता है। एक्मे थ्रेड के बारे में अगर हम अदर चीज़ के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो जो एक्मे थ्रेड होती है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है लेथ का जो होता है, लेथ के जो हमारा लीड स्क्रू होता है। क्या होता है? लीड स्क्रू। लेथ के लीड स्क्रू में थ्रेड जो बनी होती है वो होती है एक्मे थ्रेड। अगर मीट्रिक में हम बात करेंगे, अगर मीट्रिक एक्मे थ्रेड की बात करेंगे तो उसका एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री उसका एंगल हो जाता है। लेकिन इधर क्या बात किया गया? सिंपल एक्मे थ्रेड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका 29 डिग्री सही है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया है? डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए डाई को कसने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आंतरिक ऑप्शन नंबर सी आंतरिक चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए या फिर ऑप्शन नंबर डी बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है होगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। यहाँ बात कर रहा है क्योंकि डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है किसी भी जो सर्कुलर जॉब होती है या फिर सर्कुलर रॉड होती है उसके ऊपर हमको आउटर थ्रेड बनाने के लिए हम लोग डाई स्टॉक का प्रयोग करते हैं। डाई स्टॉक में जो सेंटर स्क्रू लगा होता है उससे क्या होता है कि हम लोग जो डेप्थ को जो कट की गहराई होती है उसको हम लोग समायोजित करते हैं, मतलब कम या अधिक करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है। ये एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ एक्स के रूप में ये हमसे पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी पिच, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्ट, ऑप्शन नंबर डी थ्रेड एंगल। तो यहाँ ये बात कर रहा है इसके बीच में, तो आप देख रहे हैं ये आपकी क्या है? सब थ्रेडे हैं, उसके बीच का ये क्या होगा? थ्रेड एंगल होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, थ्रेड एंगल ये आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 53 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला गया है कि कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्षीय गति का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए लीड, ऑप्शन नंबर बी फ्लैंक, ऑप्शन नंबर सी पिच या फिर ऑप्शन नंबर डी गहराई। तो यहाँ बोला गया है एक पद है
पद एक पूर्ण घुमाव में एक फुल अगर सर्कुलर पाथ में चलता है तो अक्षीय गति का वर्णन क्या कहलाता है, मतलब वर्णन करता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है लीड। अगर एक सर्कुलर गति होती है किसी थ्रेड पर तो वो जितना आगे बढ़ता है तो वो अक्षीय गति कहलाती है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा टेक्निकल टर्म में लीड कहलाता है। क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए फ्लूट्स के बीच, ऑप्शन नंबर बी लैंड के बीच, ऑप्शन नंबर सी वेब के बीच, या फिर ऑप्शन नंबर डी गर्दन का व्यास। तो यहाँ बात की गई है ड्रिल की, किसकी बात की गई, ड्रिल की। और इसका साइज कैसे मापा जाता है ये पूछा गया था। ड्रिल का साइज मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लैंड के बीच की दूरी। लैंड के बीच की दूरी मतलब लैंड के बिटवीन द लैंड्स के बीच की जो दूरी होगी वही हमारा साइज कहलाती है ड्रिल बिट का। अब लैंड जो होता है इसको दूसरा नाम भी है जिसे बोला जाता है कि मार्जिन। लैंड को मार्जिन भी हम लोग बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो मार्जिन या लैंड होता है, ये जो फ्लूट होता है हमारा ड्रिल का, उसकी पूरी लंबाई में बना होता है। और इसको पहचानेंगे कैसे, जो फ्लूट होता है उसके कॉर्नर पे एकदम किनारे पे एक पतली सी पट्टी, महीन पट्टी दिखाई देती है जो फ्लूट की पूरी लंबाई में बनी होती है। यही पट्टी हमारी लैंड या फिर मार्जिन कहलाती है। अब इसी के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, ड्रिल बिट का साइज, बाहरी दूरी के बीच की नाप लेंगे और वही हमारी क्या कहलाती है, लैंड के बीच की दूरी, ड्रिल बिट का साइज। आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 59 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 118 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 27.5 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 डिग्री टू 12 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए समान प्रयोजन बोला गया है, कई लोग लगा देंगे 118 डिग्री, लेकिन आपको आगे भी पढ़ना है। यहाँ बोला गया है ये पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल नहीं बोला है, यहाँ बोला गया है हेलिक्स एंगल। तो ड्रिल के समान प्रयोजन के लिए आपका हेलिक्स कोण कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 27.5 डिग्री, यही आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस टूल का नाम क्या है। एक टूल हमको यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए पायलट ड्रिल, ऑप्शन नंबर बी काउंटर सिंक ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल के साथ पायलट, या फिर ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंक के साथ पायलट। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे हमको दिया गया है, ये दिया गया है, पहली बात अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है हमारे पास, ये जो पार्ट हमारे पास दिख रहा है ये स्ट्रेट गया हुआ है, तो मतलब ये तो आपका हो गया पायलट। क्या हो गया, ये पायलट है। लेकिन यहाँ की कोर अगर आप देखोगे एक ऐसा है एक ऐसा है, मतलब ये टेपर है। जब भी क्या होगा, टेपर होगा, कैसा होगा, तो टेपर होगा तो ये होल जब ये घूमेगा तो किस प्रकार का होल करेगा, काउंटर सिंक होल करेगा। इस वजह से ये जो इधर काउंटर सिंक तो हो ही गया और दूसरा पायलट भी है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, काउंटर सिंक विद पायलट। ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी वही आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एक रिमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए फेस, ऑप्शन नंबर बी फ्लूट, ऑप्शन नंबर सी हील, या फिर ऑप्शन नंबर डी कटिंग एज। तो यहाँ पे बात किया गया है रिमर की और हमको क्या निकालना है, चिप्स। तो रिमर का जो फ्लूट वाला भाग होता है, कौन सा भाग, फ्लूट वाला जो भाग होता है वही आपका चिप्स निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही जो चिप्स, जो फ्लूट वाला भाग ड्रिल के लिए भी सेम होगा, ड्रिल के लिए भी सेम होगा, रिमर के लिए भी सेम होगा। तो कौन सा चिप्स निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, फ्लूट का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ड्रिल का टाइप क्या पूछा गया, एस टाइप का ड्रिल है। क्योंकि हम जानते हैं तो तीन ही टाइप आते हैं ट्विस्ट ड्रिल के, एक होता है एन
दूसरा होता है H और तीसरा होता है S। तो यहाँ पे S वाले के बारे में पूछा गया है। तो S वाला कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे नरम और सख्त सामग्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाएगा। जहाँ पे ड्रिल, वो कौन सा ड्रिल होगा? वो S टाइप का ड्रिल होगा। अब इससे रिलेटेड अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, N से रिलेटेड और H से रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो आप पिछले वीडियो के क्वेश्चन नंबर 23 में जाके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, असमान बिंदु का पतला होना। ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस एंगल गलत है। या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है? ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। जब तेज एज नहीं होगी, कटिंग एज आपकी ब्लंड होगी या फिर तेज धार नहीं होगी, तो वो क्या होगा? हमारा रफ होल करेगी। आगे चलते हैं फिर 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 519 मिलीमीटर, मतलब डाया की बात की गई है। डाया 19 मिलीमीटर रिमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज 0.2 और ओवर साइड 0.05 मिलीमीटर दिया गया है। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 18.75 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 19.00 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 19.25 मिलीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 19.05 मिलीमीटर। तो यहाँ जो बात की गई है, यहाँ भी बात की गई है रिमिंग की। रिमिंग हमको करना है किसी होल में और ड्रिल का आकार हमको देना है। तो सबसे पहले तो ड्रिल होगा, ड्रिल के बाद ही रिमिंग होगी। यहाँ पे रिमिंग का साइज़ दे रखा है। रिमिंग का साइज़ कितना दे रखा है? 519, मतलब डाया। और हमको ड्रिल का आकार निकालना है। और अंडर साइज 0.02 और ओवर साइड 0.05 दे दिया गया है। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो कि ड्रिल का साइज क्या होता है? जो ड्रिल साइज होता है इक्वल टू रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किया है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के थ्रू हमने निकाला था कि रिमर साइज क्या है। रिमर साइज हमको दे रखा है 19 मिलीमीटर, मतलब ये फिनिशिंग में आपको मिलेगा। अंडर साइज 0.02 क्वेश्चन के आधार पर, ओवर साइज 0.05 दे रखा था। ड्रिल का साइज हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हमको क्या पता चला है? फॉर्मूला जो होता है ड्रिल साइज इक्वल टू रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो रिमर साइज हमको क्या मिला है? यहाँ पे 19 वाला है, हमारा 19 मिलीमीटर हो गया। अंडर साइड 0.02 और ओवर साइड 0.05 हो गया। तो 19 माइनस 0.25 हो गया। अब जब माइनस करेंगे हम लोग आ जाएगा 18.75 मिलीमीटर। तो यही आपका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? वहाँ पे आया था हमारा 18.75, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 18.75 मिलीमीटर आपका आंसर सही है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग ने आज 60 नंबर क्वेश्चन तक किया है पार्ट सेकंड के। अगले वीडियो में हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।